नमस्कार, आप देख रहे हैं मतंग न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में आपकी खास मुलाकात के साथ आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर रखते हैं अपडेट। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक खास खबर से। जनपद आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव कई माह बाद जिले में पहुंचे। सांसद ने भाजपा को हर मोर्चे पर फेल होना बताया। जब मौजूद सरकार की कमियों को फेरियस बहुत लंबी रही। भाजपा पर हमले में धर्मेंद्र ने बताया कि कुंभ में कोई व्यवस्था नहीं, अभी तक मृतकों को और लापता लोगों का सही आंकड़ा सरकार नहीं दे पाई है। सांसद धर्मेंद्र यादव सपा पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बजट से जनता संतुष्ट नहीं है। जहां किसानों को कोई लाभ नहीं, उसकी कर्ज माफी नहीं है, गन्ने के मूल्य का निर्धारण नहीं, बेरोजगारी के लिए कोई नया रोजगार नहीं। उत्तर प्रदेश का जनमानस त्राई त्राई कर रहा है। कुंभ का प्रचार सरकार द्वारा किया गया, डिजिटल कुंभ बताया गया, एआई कैमरे से लोगों को पहचान की बात कही गई, लेकिन मौनी अमावस्या के समय जैसी घटना कभी नहीं घटी। स्नान का आंकड़ा तो आ रहा है लेकिन मौत का आंकड़ा नहीं आ रहा है। कितने लोग गायब है पता नहीं है। सांसद धर्मेंद्र आजमगढ़ को लेकर कहा कि किसानों को गन्ने की पर्चियां नहीं मिल रही है, नहरों में पानी नहीं है, गन्ने की पर्ची देने पर किसानों से बोला जा रहा है कि 3 दिन में गन्ना पहुंचाओ, तो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। बिजली समय से उपलब्ध नहीं, बिल बढ़कर आ रहा है। थाना तहसील लूट का अड्डा बन चुके हैं। बिजली विभाग को लेकर कहा कि इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। जांच आप लोग करिएगा। मुझे आज ही शिकायत मिली है कि कुछ मरीजों के जो उनके अटेंडेंट लोग हैं उनके साथ भी मिसबिहेव किया जा रहा है। वहाँ गार्ड सिस्टम, आप लोग जांच करिएगा। बाकी अधिकारियों से मैं बात करूंगा अधिकारी। एक सठिया रेलवे क्रॉसिंग का मामला है। हर स्टेशन पर 2 क्रॉसिंग, सठिया में एक क्रॉसिंग बनी, और एक क्रॉसिंग जब आप चलेंगे तो रेलवे क्रॉसिंग से मऊ वाले रोड पर बीच में एक शराब ठेका है। वहाँ पर पटरी तो 1.5 फुट गहरा हो चुकी है और बीच भी टूट चुकी है, और लोडर गाड़ी आती है, तमाम बच्चे बच्चियां पढ़ने जा रहे हैं। इतनी दुर्व्यवस्था। हालांकि इस मुद्दे को मैं उठा चुका हूं, लेकिन आज आपने जिक्र किया, मैं फिर से उठाऊंगा। सर एक प्रेशर कम सड़क पर पटरी तो बन जाए जो है आने जाने के लिए है। सांसद जी, आजमगढ़ में अंबिकापुरी धाम आजमगढ़ की आध्यात्मिक केंद्र है, आध्यात्मिक राजधानी है, और आज 45 सालों में सबसे ज्यादा केंद्र का उसके लिए कॉरिडोर की मांग कई बार कर रहे हैं, कोई सुन नहीं। और इवन विधानसभा के अंदर उससे प्रश्न के मुद्दे में क्यों नहीं उठाया जा रहा है? या हमारे विधायक लोग सुन रहे हैं, हमारे माननीय विधायक लोग बैठे हैं, इसको उठाएंगे। ये मुझे याद है, सदैव नेताजी यहाँ से सांसद थे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री थे। उसी समय आजमगढ़ के सभी चौराहों का सौंदर्यीकरण कराया गया था और इतना शानदार कराया गया था। मैं उस समय बदायूं का एमपी था, मुझे आजमगढ़ आने का सौभाग्य मिला था, और उस समय मैं चाहता था कि ऐसे ही चौराहे और भी डेवलप हों, हमारे इलाके में भी डेवलप हों। यानी उस समय मैं बदायूं था, लेकिन बीजेपी की सरकार में लगातार आजमगढ़ की उपेक्षा, और इनको इस बात की नफरत सी रहती है कि आखिर इन जिलों में बेहतर सुविधाएं क्यों हैं। सदैव नेताजी का बनाया हुआ मेडिकल कॉलेज की हालत में आपके सामने, और तमाम जितनी भी संस्थाएं बनाई गई, चाहे वो राहुल सास्यान जी के नाम से जो अस्पताल बनाया गया वो आपके सामने है, कृषि विश्वविद्यालय आपके सामने है, सारी संस्थाएं के साथ अन्याय हो रहा है। और मैं कह सकता हूं सठियाओं शुगर मिल के साथ भी ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही है कि शुगर मिल को भी प्राइवेट किया जा सके। इसलिए वहां की अव्यवस्था बनाई जा रही पहले कि अव्यवस्था बनाएंगे तो प्राइवेट करने के एक तर्क बनेगा। जानबूझ के सरकार समाजवादी पार्टी के बनाए हुए संस्थाओं में, उस समय के बनाए हुए उद्योगों में उपेक्षा कर रही है, इससे भूमिका मिल सके उनको कि इनको प्राइवेट करें या इनको कुछ और करें। मैंने कहा भी बजट के समय, जिस समय निर्मला जी भाषण पेश कर रही थी, उड़ान स्कीम की बहुत बड़ी चर्चा कर रही थी वो अपने बजट भाषण में, मैंने खड़े होकर कहा, वहीं प्रधानमंत्री जी भी मौजूद थे सदन में, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी कम से कम आप जब शुरू करके आए तो उड़ान योजना आजमगढ़ में, तो आखिर आज बंद क्यों है? तो बीजेपी के लोगों का कोई कमिटमेंट नहीं है।
चाहे वो योजना प्रधानमंत्री जी ही क्यों ना शुरू करके गए हों, उस योजना को भी सुचारू रूप से बताओ। आज आजमगढ़ में जहाज उड़ रहे हैं क्या? आए थे प्रधानमंत्री जी पिछले चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले। मेरा एक छोटा सा प्रश्न सब्सिडी प्रश्न उसी का है कि अवंतिकापुर से वाया घाटीपट्टी हरदिलपट्टी होते हुए मिलता है रोड, वो घाटीपट्टी 45 साल पहले पास हुआ था, वो आज तक मैं बना हुआ है सर, आधा रोड अधूरा। मैं आपकी बात का सम्मान करते हुए मैं उस चीज की जानकारी लेके जहां भी मुझे काम करना होगा, हमारे साथियों करना होगा, हम लोग करेंगे। सर एक लास्ट सवाल मेरा है, नहीं बिल्कुल करेंगे सर मेरा एक लास्ट सवाल है, मणिपुर से है। मणिपुर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन वहां लगा दिया गया है और आप एक सांसद हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन आज नहीं, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन उसी समय लगाना चाहिए था जिस समय हमारी माताओं बहनों के वो वीडियो तक निकल के आए, जो मैं समझता हूं कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति देख नहीं सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। मणिपुर में उस समय लगाना चाहिए था। ये तो लीपापोती की बातें हैं, और राष्ट्रपति शासन भी तो भाजपा का ही शासन है। राष्ट्रपति शासन कौन सा अलग से शासन है? पूरी तरह से मणिपुर को जला के रख दिया बीजेपी के लोगों ने। ये तो हमें 5 में सपा कार्यालय की जमीन यहाँ ली गई, 20 साल से ऊपर हो गया, कार्यालय नहीं बना है। इतना बढ़िया कार्यालय समाजवादियों का बन के तैयार है, आपको पता ही नहीं। अभी 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 नवरात्र आने दीजिए, होली के बाद आपको भी दावत देंगे अपने कार्यालय में। जिला कार्यालय की बात हो रही है। अरे वो जिले का ही है, आजमगढ़ का ही है। बना था, अरे आजमगढ़ का ही कार्यालय है, आपको दावत देंगे नवरात्र में। आजमगढ़ के विकास के लिए सर खाका क्या आपका है? देखिए, आजमगढ़ के विकास के लिए मैंने चुनाव में भी कहा था, सद्य नेताजी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित नेताओं ने मिलके आजमगढ़ के विकास की जो बुनियाद रखी है, जो रूपरेखा तैयार की है, जो रास्ता बनाया है, उसी रास्ते पे मुझे आगे चलना है। और मुझे खुशी है कि आजमगढ़ के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और इस परंपरा में जुड़ने का सौभाग्य दिया। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस भी लायक रहेंगे, विपक्ष में रहेंगे तो विपक्ष के तौर पर, सरकार में आएंगे तो सरकार के हिसाब से आजमगढ़ के लोगों की तरक्की खुशहाली के लिए दिन रात तत्पर रहेंगे। ये मेरा वादा था, चुनाव में भी वादा था, चुनाव के बाद भी आप सब लोग 6-7 महीने से देख रहे हैं, और जब तक देखना चाहेंगे तब तक आपको देखने में एक ही बात महसूस होगी कि हम लोग आजमगढ़ के विकास के लिए तत्पर हैं। सर एक लास्ट सवाल मैं पूछ लूं, आप लोग रेडियो का वीडियो आप लोगों का सब लोगों ने देखा है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएसए में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वहां की भी तस्वीरें आपने देखी, तो वो दोनों तस्वीरों को देख करके क्या देखिए, तस्वीरें प्रधानमंत्री जी की दूसरे देशों में अच्छी आए, ये हम सब देशवासी चाहते हैं, कोई नहीं चाहेगा कि उसमें कोई, लेकिन सवाल ये कि वहां जाके प्रधानमंत्री जी को इस बातों को मजबूती से उठाना चाहिए, मजबूती से उठाना चाहिए। देश के नागरिकों का अपमान देश का अपमान है, और जिस तरीके से अमृतसर के अंदर भारतीय नागरिकों को भेजा गया, वो भी सेना के विमान से, देश, हमारे देश से बहुत छोटे छोटे देशों के भी नागरिक थे वहां, लेकिन उन देशों ने आत्मबल दिखाया और अपना जहाज खोखली हो रखी है। लगातार देश के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। आप सोचिए कि 1,95,96,000 करोड़ तक कर्ज हो चुका है देश के ऊपर, जबकि इनकी सरकार बनी थी तब केवल 55 लाख करोड़ था, 55 लाख करोड़ था, और आज 1,95,96,000 तक हो चुका है कर्ज इनके ऊपर, पूरे देश के ऊपर। कर्ज की हालत ये है, डॉलर के मुकाबले में रुपए की वैल्यू जब उस समय बढ़ रही थी यूपी के समय पर, तो बीजेपी के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अपमान कर रहे थे। आज सोचो हमारा देश का रुपए कहां पे खड़ा है डॉलर के मुकाबले पर, अब तक की सबसे बुरी स्थिति में खड़ा है। उस समय भाजपा के लोग, स्वयं प्रधानमंत्री जी कहते थे कि केवल रुपए की वैल्यू नहीं गिर रही बल्कि देश की साख गिर रही है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग बताएं कि देश की साख कहां पर खड़ी है। मैं समझता हूं बीजेपी की सरकार में, चाहे लखनऊ में हो या दिल्ली में, दोनों सरकारों ने मिलकर देश की साख को भी गिराया है, देश की अर्थव्यवस्था को गिराया है, देश को तमाम तरह की परेशानियों में झोंका है, चुनौतियों में झांका है, कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया है इन्होंने। सांसद जी एक सवाल है, दिल्ली में जिस तरीके से हादसा हुआ है रेलवे स्टेशन पे, ये अपने आप में बहुत सवाल खड़े करता है, क्या रिएक्शन है इस पे आपका? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
और मैं समझता हूँ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग भी दोषी हैं इस तरह के नहीं होने चाहिए। इसी तरह के हादसे को कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। लोगों की जान की कीमत को समझना चाहिए। हालांकि बीजेपी के लोग इतने संवेदनहीन हैं कि इनकी नजरों में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। कुंभ के नाम पर जहां इतने लोगों की जान गई हो, वहां पे आप सोचिए, बड़े बड़े संतों ने कहा कि इस तरह के हादसे के बाद फूल बरसाने से लेके वहां तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए थी, वो भी की। तो ये बीजेपी के लोग संवेदनहीन लोग हैं। अच्छा, जिस तरीके से दुष्प्रचार किया गया है कि 144 साल के बाद ये कुंभ आया है, इस तरीके की भी बातें सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव का भी अभी बयान आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये सब बेकार की चीजें हैं। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, मैं तो खुद इलाहाबाद रहा हूँ। 2001 के कुंभ के समय में वहां का छात्र भी था। अनमूनन देखी है, कोई न कोई हर कुंभ में ही इस तरह की चर्चा हुई है। अब वो क्या है वो संत लोग जाने, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं बीजेपी के लोगों ने प्रचार प्रसार के अलावा कुछ भी नहीं किया। व्यवस्था के नाम पे किया नहीं कुछ। जहां मुख्यमंत्री जी कहते थे हमने 1 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है स्नान की, और अभी 2 दिन पहले बयान दिया कि 49 करोड़ लोगों ने किया, तो उनकी व्यवस्था से तो अभी आधे लोगों ने ही स्नान किया। वो अगर मुख्यमंत्री जी की बात को ही माना जाए, फिर ये भगदड़ क्यों हुई, फिर ये अव्यवस्था क्यों हुई, फिर ये पिछले कई हफ्तों से लगातार 2-2, 3-3, 400 किलोमीटरों के जाम क्यों लग रहे हैं? आखिर व्यवस्था कहाँ है उनकी? सांसद जी, जो आपने कुंभ में भगदड़ की बात कही है, विपक्ष तो समाजवादी एंगल से उसको देख रहा है। उनका ये कहना है कि बसों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और वहां पर उन्होंने एक उत्तेजित नारे लगाए और धक्का दिया और इस तरह की चीजें। नहीं, इससे ज्यादा अशोभनीय बात कोई हो नहीं सकती, कोई नहीं हो सकती। आखिर उनके ड्रोन कहाँ गए? उनके सीसीटीवी कहाँ गए? उनको जो एआई से लोगों को आइडेंटिफाइड कर रहे थे वो कहाँ गए? इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जिस किसी ने भी की है उसको सोचना चाहिए, या फिर तो उसकी बुद्धि पर ही तरस आ सकता है। इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा। कार्रवाई को लेकर के क्या कहें? अभी रेलवे की तरफ से कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया गया है। लापरवाही है, क्योंकि जब एक स्टेशन पे ट्रेन आने वाली थी तो उसको डाइवर्ट दूसरे स्टेशन पे किया गया है। तो इसी तरह की घटना पिछले कुंभ में जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, इलाहाबाद के में भी इसी तरह की गई थी। ये करने का जिस किसी की भी गलती है, जो भी दोषी है, उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों से की जान से खेलने का अधिकार और हक किसी को नहीं है। सांसद जी, आजमगढ़ के विकास के लिए जितना बजट का आवंटन होना चाहिए, जो कार्य योजना वगैरह है वो नहीं आ रही है, सूचियां नहीं हो रही है, इसको लेकर क्या कहना है? मैं बताऊं, अगर केंद्र सरकार की बात शुरू करूं तो आजमगढ़ की तो अकेले बात छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है बजट में कहीं। आप गूगल कर लीजिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण पढ़ लीजिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश का ही कहीं नाम नहीं है। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें तो आजमगढ़ चूंकि समाजवादियों का गढ़ है, सदैव नेताजी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये क्षेत्र है, समाजवादियों को मानने वाला क्षेत्र है, तो इसकी तो लगातार उपेक्षा हो रही है। मुझे एहसास है इस बात का। यहाँ की सड़कों की मरम्मत का पैसा स्वीकृत नहीं हो रहा है, नई सड़कों का पैसा स्वीकृत नहीं है। यहाँ के ट्रांसफार्मर मैं समझता हूँ फूक जा रहे हैं, तो महीनों महीनों नहीं बदले जा रहे हैं। हम तमाम जनप्रतिनिधियों ने यहाँ से लेके लखनऊ तक जाने कितनी चिट्ठियां लिख चुके हैं, जाने कितना प्रतिनिधिमंडल हमारे मिल चुके हैं माननीय विधायकों के। दिल्ली के अंदर संसद से लेके मुलाकातों तक जो करना चाहिए एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, मैंने आदरणीय दरोगा जी ने और हमारे आसपास के सांसदों ने, चाहे वो घोसी के हों, अम्बेडकर नगर के हों, जौनपुर के हों, मछली शहर के हों, हम कई सांसदों ने मिलकर लगातार प्रयास किया है, लेकिन अभी भी कोई भी योजना उन्होंने नहीं सैंक्शन की है। एक सवाल ये था कि जो विधायक नीति है इसका खर्च नहीं हो पा रहा आजमगढ़। नहीं, वो लापरवाही कर रहे होंगे अधिकारी। ऐसा नहीं, हम लोगों के पास तो इतना पैसा है, वो सॉरी इतना प्रस्ताव है, अगर अधिकारी दे पाए तो हम लोग एक दिन भी नहीं लगाएंगे प्रस्ताव देने में, इतने प्रस्ताव हैं। सांसद जी, रेलवे को लेकर के आपने कुछ पहल की है? मैं देखिए आज आजमगढ़ के मीडिया के प्रतिनिधि साथियों में आपके बीच कहूंगा, यद्यपि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम बहुत उम्मीद नहीं लगाएंगे, लेकिन आजमगढ़ के लोगों ने जिस भरोसे के साथ समाजवादियों का साथ दिया है, मैं आजमगढ़ वासियों को भरोसा दिलाता हूं। यहाँ की हर समस्या के प्रति, अगर आपने रेल की चर्चा की तो चाहे बनारस से गोरखपुर रेल लाइन का सवाल हो, कई अंडरब्रिज ओवरब्रिज का सवाल है, लखनऊ और मुंबई के नई ट्रेनों का सवाल है, हर मुद्दे पर मैं सड़क से लेके संसद
संसद से लेकर व्यक्तिगत अनुरोध तक मैं प्रयास जारी रखूंगा और तब तक जारी रखूंगा जब तक इन कामों को नहीं करा लूंगा। माननीय साहब, इसी तरह का भी सवाल मैंने उठाया था NHAI के लोगों के सामने। ये जो हमारे जीएनपुर आजमगढ़ से लेके गोरखपुर का मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ है, जीएनपुर में जिस तरह का जाम लगता है, कल मैं गया था लाट घाट पे भी बहुत जाम था। इस तरह सत्र की व्यस्तताओं में कुछ पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण काफी दिनों बाद आजमगढ़ आ पाना हुआ। जब चूंकि बजट पेश हो चुका है तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का ये 11वां बजट पेश हुआ और 11वें बजट पेश होने के बाद देश के जनमानस को जितनी उम्मीदें, सपने दिखाए, जितने भाषण दिए, जितने वादे किए, पूरी तरह से पिछले बजटों की तरह ही इस बजट में भी जनता पूरी तरह निराश है। लोगों को उम्मीद लगी थी कि शायद किसानों के कहीं कर्ज माफ हो, नौजवान उम्मीद कर रहे थे कि शायद रोजगार के कोई नए अवसर दिखेंगे बजट में। बीजेपी के लोग आंकड़ों के लिहाज से प्रचार तो बहुत बड़े बड़े बजट का कर रहे हैं कि 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट है, लेकिन मैं समझता हूं देश के 140 करोड़ लोगों में शायद 50 लाख लोग भी इस बजट से संतुष्ट नहीं है। किसान अलग परेशान हैं, उनकी अपनी समस्याएं लगातार चल रही हैं। गन्ने का भुगतान तो दूर छोड़िए, अभी गन्ने के मूल्य का निर्धारण नहीं हुआ। यूरिया, खाद, बिजली कहीं मिल नहीं रही, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। नौजवान परेशान है रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। लगातार शिक्षा का बजट घटा के सरकारी शिक्षण संस्थाओं से प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मजदूरों को कोई राहत नहीं, सरकारी नौकरी वालों को कोई राहत नहीं, बुनकर भाइयों के लिए कोई योजना नहीं। मैं समझता हूं समाज का हर वर्ग बीजेपी के इस बजट से निराश है, उदास है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस समय कोई भी काम नहीं बचा है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जनमानस त्राहि त्राहि कर रहा है। महाकुंभ के नाम पर प्रचार प्रसार बहुत किया सरकार ने, लेकिन जिस तरह की त्रासदी सामने आई, मैं समझता हूं मौनी अमावस्या के दिन वो अब तक के शायद जितने भी कुंभ हुए कभी ऐसी बात नहीं हुई जहां बीजेपी के लोगों ने बहुत प्रचार किया कि डिजिटल कुंभ हो रहा है, AI के माध्यम से सारे चेहरों को रीड कर लेंगे। आंकड़े भी मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं कितने करोड़ लोगों को उन्होंने वहां संगम स्नान किया है, लेकिन आज तक इस बात का आंकड़ा नहीं आया कि कितने लोगों की भगदड़ में मौत हुई, कितने लोग अभी भी गायब हैं। जो गायब है वो किस अवस्था में, उसके बारे में आज तक मुख्यमंत्री और पूरी सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। तो बीजेपी ने चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, पूरी तरह से निराश किया है। और हम आप सब जब आजमगढ़ में बैठे हैं तो मैं समझता हूं आजमगढ़ के लोगों के साथ तो बीजेपी के लोगों का विशेष तौर पे उपेक्षा लगातार कर रहे हैं। आज हम जब आजमगढ़ में बैठे हैं तो बात करें तो यहाँ के किसान परेशान हैं। कहीं नहरों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, कहीं सरकारी संस्थाओं में खाद नहीं मिल रही है, कहीं गन्ने की पर्चियां नहीं मिल रही हैं, और पर्चियां दी जा रही तो ये कह दिया जा रहा कि 3 दिन के अंदर गन्ना तैयार करके मिल में पहुंचाओ। स्वाभाविक है, व्यवहारिक तौर पर किसी भी किसान के लिए पर्ची मिलने के 3 दिन के अंदर गन्ना तैयार करके मिल में पहुंचा पाना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। और जब वो गन्ना लेके पहुंच रहे हैं तो उनकी पर्चियां इनवैलिड कर दी जा रही है, एक्सपायर कर दी जा रही है। तो किसान पूरी तरह परेशान है, चाहे गन्ने के भुगतान को लेकर, गन्ने की खरीद को लेकर, खाद को लेकर, सिंचाई के पानी को लेकर। बिजली की व्यवस्था आप सबको पता ही है, बिजली से सिंचाई के लिए किसानों को बिजली समय से उपलब्ध नहीं, कहीं थोड़ी बहुत उपलब्ध भी है तो इतने फर्जी बिल बन के आ रहे हैं, जो 2-4 हजार के बिल आने चाहिए वो लाखों में आ रहे हैं। और ये केवल किसान ही नहीं, इससे तो मैं सोचता हूँ बिजली के सारे उपभोक्ता, आप सब लोग भी परेशान होंगे। जिस तरह के बिजली के नए मीटर आ रहे हैं बिल बढ़ाने वाले, और फिर अधिकारी कर्मचारियों के साथ लेन देन करके बिल कम हो जा रहे हैं।
ये सब चीजें आपके सामने हैं। नहरों की पानी का मैंने जिक्र किया। सिंचाई में पूरे जिले में कहीं भी किसी भी नहर में कोई पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। थाना तहसील लूट का अड्डा बन चुके हैं, भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुके हैं। कोई भी प्रशासन के लोगों की, अपने कर्मचारियों के ऊपर कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है कि जनता को निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ प्रशासनिक व्यवस्था मिल सके। बिजली विभाग लगातार धरने बैठा है 1 महीने से निजीकरण को लेकर, क्या कहें? मैं समझता हूं बिजली विभाग को निजीकरण किसी कीमत पे नहीं जाना चाहिए। और ये बीजेपी के लोग जब विपक्ष में थे तो निजीकरण के खिलाफ सबसे ज्यादा आंदोलन कर रहे थे, और आज केंद्र की बड़ी से बड़ी संस्थाओं से लेकर छोटी से छोटी नीचे की यूनिवर्सिटी तक को बीजेपी के लोग निजी हाथों में बेच रहे हैं, मनमाने तरीके से बेच रहे हैं, अपने कुछ पसंदीदा लोगों को बेच रहे हैं और पूरे देश और प्रदेश की व्यवस्था उनके हाथ में देना चाहते हैं। समाजवादी लोग इस तरह के निजीकरण के खिलाफ हैं।